हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएमए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन। जय श्री श्याम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आईसीएमएआई ने मॉडल क्वेश्चन पेपर्स को रिलीज कर दिया है फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट फॉर फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल ईयर ऑल्सो। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं there are 50 questions, okay, and each question comprises of 2 marks. Okay students, so let's go through all these 50 questions. Question number 1, who was the father of economics? Father of economics कौन थे? The options are A Marshall, B Adam Smith, C Robbins and D Keynes. देखिए स्टूडेंट्स, एडम स्मिथ ने फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था इन हिज बुक दैट इज वेल्थ ऑफ नेशंस, राइट? तो इसलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माना जाता है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज एडम स्मिथ वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, dash is the functional relationship between physical inputs, that is factors of production, and physical outputs, that is quantity of good or service produced. तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट, राइट स्टूडेंट्स? तो ये होता है बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोडक्शन में ही ऐसा होता है कि इनपुट्स को प्रोसेस किया जाता है इन ऑर्डर टू डेवलप द आउटपुट, इन ऑर्डर टू क्रिएट द आउटपुट, राइट? तो प्रोडक्शन फंक्शन होता है जो फंक्शनल रिलेशनशिप हमें शो करता है बिटवीन the physical inputs and physical outputs. So C option is the correct option. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जा रहा है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट जो है वो मोर इलास्टिक कब होगी? द ऑप्शंस आर A हैज़ नो सब्सटीट्यूट्स, B हैज़ नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स, C इज एन आइटम ऑफ नेसेसिटी, D इज लाइफ सेविंग प्रोडक्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर नो सब्सटीट्यूट्स हैं तो इनइलास्टिक होगी, राइट? और आइटम ऑफ नेसेसिटी है एंड लाइफ सेविंग प्रोडक्ट है तो भी इनइलास्टिक होगी, राइट? तो इलास्टिक तो उसी केस में रहती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब एक प्रोडक्ट के नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हो मार्केट में, राइट? क्योंकि जैसे मान लीजिए पेप्सी एंड कोक है, आप शॉपकीपर के पास गए पेप्सी खरीदने के लिए, पेप्सी नहीं है तो आप क्या बोलते हो? कोक दे दो। कोक नहीं है तो आप क्या बोलते हो? पेप्सी दे दो। तो सब्सटीट्यूट्स अगर होते हैं तो कंज्यूमर क्या करता है? उसके सब्सटीट्यूट गुड को परचेज करने लग जाता है, राइट? तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं डिमांड अफेक्ट होने के। तो इसलिए जब भी नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के तो उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? मोर इलास्टिक होगी। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज हैज़ नंबर ऑफ substitutes. Okay, next, any point beyond PPF is production possibility frontier, that is PPC को बोलते हैं, that is production possibility curve. Okay student, तो आपसे पूछा जा रहा है कोई भी पॉइंट बियॉन्ड PPF है वो क्या डिनोट कर रहा है? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये होती है PPC ऐसे, राइट? PPC कह लो या PPF कह लो, राइट? तो इसके जो अंदर के पॉइंट्स होते हैं ये तो अटेनेबल होते हैं, ऑन द पीपीसी भी जो पॉइंट्स होते हैं वो अटेनेबल होते हैं, लेकिन बियॉन्ड पीपीसी यानी कि पीपीसी के बाहर या पीपीएफ के बाहर जो पॉइंट है लाइक पॉइंट ए, ये अनअटेनेबल होगा। क्यों? क्योंकि पीपीसी हमें यही बताता है कि विद द अवेलेबल यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज जो इकोनॉमी है वो इतनी मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकती है, राइट? तो ये उससे बाहर नहीं जा सकती। सो पॉइंट ए इज अनअटेनेबल। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Next students, here we have question number 5. Supply function of a product is given to you. Product X है जिसका supply function आपको given है which is Sx is equal to 5px plus p where px stands for price. Okay, यहाँ पर जो आपको supply function given है वो है Sx is equal to 5px plus 3. Okay, तो यहाँ पर px स्टैंड कर रहा है प्राइस के लिए। तो बताइए क्वांटिटी सप्लाइड करस्पॉन्डिंग टू प्राइस ऑफ 2 विल बी, क्वांटिटी सप्लाइड कितनी होगी अगर प्राइस 2 होगा? तो हम px को 2 के इक्वलेंट पुट कर देंगे, ओके, एंड देन वी गेट Sx is equal to 5 into 2 plus 3 which comes out to be 10 plus 3 which is 13. Okay, so B option is the correct option, that is 13. Next students, if the marginal product of labor is below the average product of labor, it must be true that, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगर जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है वो बिलो है एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर के, तो इससे क्या डिनोट होता है? देखिए स्टूडेंट्स, वी नो दैट एवरेज एंड मार्जिनल का अगर हम कंपेयर करें तो मार्जिनल में फास्टर चेंजेस आते हैं। तो अगर एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर के नीचे जा रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, राइट, तो इसका मतलब ये है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है, एंड इट इज़ फॉलिंग फास्टर देन average product of labor. So it shows the marginal product of labor is falling. C option is the correct option. चलिए नेक्स्ट,
In imperfect market, when the seller wants to increase the sales, he must reduce the price. When the price is decreased, then the average revenue and marginal revenue are. तो क्या बोला जा रहा है, इम्परफेक्ट मार्केट में अगर कोई सेलर है जो सेल्स को इंक्रीज करना चाहता है तो उसे प्राइस को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो बेटा एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, राइट। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डिक्रीज। हमने देखा है इम्परफेक्ट मार्केट्स में यही होता है ना कि एमआर और एआर फॉल करता है जैसे ही प्राइस कम होने पे आउटपुट इंक्रीज होता है या सेल्स इंक्रीज होती है, तो एमआर और एआर क्या होता है, फॉल करता है। इसीलिए एमआर और एआर इम्परफेक्ट मार्केट के केस में क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि जो एमपी कर्व है, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व, जो है वो इंटरसेक्ट करती है एवरेज प्रोडक्ट कर्व को कब, जब एवरेज प्रोडक्ट कहाँ पर होता है, अपने मिनिमम पर होता है, कांस्टेंट होता है, या मैक्सिमम होता है, या एमपी बिकम्स पॉजिटिव। तो देखिए स्टूडेंट्स, वी नो दैट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात होती है अगर हम बात करें एपी एंड एमपी में, राइट। तो एमपी कुछ इस तरीके से जाता है, दिस इज एमपी कर्व, राइट। और एपी कैसे जाता है, एपी इस तरीके से, राइट। तो ये पहले इंक्रीज होता है एपी, ये कट करता है एमपी को अंडर सेकेंड स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, और उसके बाद ये डिक्लाइन कर जाता है। तो यहाँ पर एमपी और एपी पॉइंट ए पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये जो पॉइंट ए है ये शो कर रहा है मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एपी, क्योंकि पहले ये इससे डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद ये डिक्रीज, क्योंकि इंटरसेक्शन से पहले ये इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद ये डिक्रीज हो रहा है। सो ए पॉइंट ए जो है, दिस इज अ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एपी। तो जब मैक्सिमम पर होता है एपी तो एमपी कर्व क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है एपी कर्व को। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लॉन्ग रन में प्राइस इज गवर्न बाय, प्राइस इज अफेक्टेड बाय व्हाट इन लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन में प्राइस इज अफेक्टेड बाय द डिमांड सप्लाई फोर्सेस अपीयरिंग इन द मार्केट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है अगर शॉर्ट रन में प्राइस जो है दैट इज अबव द एवरेज टोटल कॉस्ट इन अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट देन द फर्म मेक्स। तो आपसे पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स कि अगर शॉर्ट रन में ऐसा हो रहा है कि जो प्राइस है दैट इज अबव, दैट इज मतलब ग्रेटर देन एवरेज ऑफ द टोटल कॉस्ट और एटीसी, तो इससे आपको क्या डिपिक्ट हो रहा है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में अगर प्राइस ज़्यादा होगा एटीसी के तो स्टूडेंट्स ये होगा कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कंपनी अर्न कर रही हैं, फर्म्स अर्न कर रही हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जिसे हम एबनॉर्मल प्रॉफिट्स भी बोल सकते हैं, राइट। और क्योंकि यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं तो न्यू फर्म्स विल एंटर द मार्केट, सिंस इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, राइट। सो प्रॉफिट्स एंड न्यू फर्म्स ज्वाइन द मार्केट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। Okay students, next we have question number 11, a monopoly demand curve is, monopoly की जो demand curve होती है वो किसके सेम होती है। देखिए स्टूडेंट्स, imperfect competition market में या perfect competition market में demand curve कौन सी होती है, average revenue curve ही होती है, right। AR curve को ही demand curve बोला जाता है। So A option is the correct option, that is same as its average revenue curve। Okay, now पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब क्या है, पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग का मतलब होता है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, पेनिट्रेशन प्राइसिंग मींस, पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्टूडेंट्स एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है जिसमें कंपनी पहले स्टार्टिंग में जब अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो बहुत कम प्राइस रखती है प्रोडक्ट के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो टू परचेज दैट प्रोडक्ट, और जैसे ही उसकी मार्केट गेन हो जाती है उसके बाद वो प्रोडक्ट के प्राइस को धीरे धीरे इंक्रीज करने की कोशिश करती है। इट हैपन्स इन केस ऑफ एजुकेशनल अकेडमीज एज वेल। ओके स्टूडेंट्स, सो क्या होता है कि सो प्राइस विल बी रेज्ड लेटर आफ्टर गेनिंग मार्केट शेयर। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में प्राइस इंक्रीज कर दिया जाता है जैसे ही मार्केट शेयर क्या हो गया, गेन हो गया। ओके नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगर फर्म है जो शॉर्ट इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और AR उसका लेस देन है AC से, तो फर्म क्या करेगी, लॉसेस सफ़र करेगी या नॉर्मल प्रॉफिट्स को अर्न करेगी या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर एवरेज रेवेन्यू लेस देन AC है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस ही तो होता है, अगर प्राइस लेस देन AC है
दैट मीन्स लॉसेस चल रहे हैं. ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. द रेट एट विच द कमर्शियल बैंक्स बोरो फ्रॉम द आरबीआई इज कॉल्ड एज. तो आपसे पूछा जा रहा है इंटरेस्ट रेट जिस पे कमर्शियल बैंक्स बोरो करता है आरबीआई से लोन, उस इंटरेस्ट रेट को क्या बोलते हैं? तो स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं हम रेपो रेट. ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म बी मैक्सिमम. प्रॉफिट एक फर्म के मैक्सिमम हो जाए तो उससे रिलेटेड फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन कौन सी होती है? ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए MRMC अप्रोच से ये आया हुआ है क्वेश्चन. इसमें बेसिकली 2 कंडीशंस होती हैं फॉर द प्रॉफिट टू बी मैक्सिमम. फर्स्ट इज MR इज इक्वलेंट टू MC. सेकेंड इज आफ्टर MR is equivalent to MC, MC is greater than MR और MC curve cuts MR from below, right? So first order condition यही है, MR is equal to MC or you can say MC is equal to MR. So B option is the correct option, that is MC is equivalent to MR. Okay students, next question number 16. Due to the operation of law of return to scale, LAC curve is dash. तो आपसे पूछा जा रहा है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल की वजह से LAC कर्व की शेप क्या होती है? तो स्टूडेंट्स LAC कर्व कैसी होती है? यू शेप्ड होती है, राइट? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. देखिए LAC कर्व इस तरीके से होती है ना, राइट? स्टार्टिंग में LAC क्या होती है? डिक्रीज करती है एक पॉइंट तक, उसके बाद क्या करती है? इंक्रीज करती है. ये डिक्रीज क्यों कर रही है? बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल. और ये इंक्रीज क्यों करती है? बिकॉज ऑफ डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल. ठीक है. सो ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल LAC कर्व इज यू शेप. लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में ही तो इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का जिक्र हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा जा रहा है टोटल इनपुट इज मैक्सिमम व्हेन. टोटल इनपुट इज बेसिकली टोटल प्रोडक्ट है ना. आपसे पूछा जा रहा है टोटल प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होता है. ठीक है, जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तो MP क्या होता है? ओके, MP क्या हो रहा होता है? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट या जीरो. तो अगेन दिस इज फ्रॉम द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. ये 3 स्टेजेस मैंने बना ली स्टूडेंट्स. अब मैं TP बनाऊंगी पहले. ये आ गया TP, राइट? TP इस तरीके से वर्क करता है. अब हम बनाएंगे MP ऐसे, राइट? तो देखिए TP यहाँ पर मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर TP क्या है? मैक्सिमम है. ठीक है, तो इस पॉइंट पर MP क्या कर रहा है? कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यानी कि MP क्या है? 0 है. तो जब MP 0 होता है तो TP तब मैक्सिमम पर होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो MP इज इक्वल टू 0. सो TP दैट इज टोटल इनपुट इज मैक्सिमम व्हेन MP इज 0. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ओपेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश. ओपेक किस चीज का एग्जाम्पल है? ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनीज, राइट? ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ये बेसिकली एक कार्टेल है जो बिलोंग करता है ओलिगोपोली मार्केट से. सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, ऑप्शनल मनी इज अ डैश. ऑप्शनल मनी बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स? जब बायर और सेलर के म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग की वजह से किसी चीज को मनी माना जाए. जैसे BR को मनी तब माना जाएगा जब बायर एंड सेलर अग्री होंगे. गवर्नमेंट ने नहीं बोला कि आप BR को मनी मानो, गवर्नमेंट ने नहीं कोई पार दी कि BR को मनी माना जाएगा, बट ये म्यूचुअल डिपेंडेंट है ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायर एंड सेलर, राइट? तो जब बायर एंड सेलर दोनों अपनी अंडरस्टैंडिंग की वजह से किसी चीज को एज अ मनी मान रहे हैं तो वो होती है ऑप्शनल मनी. लाइक एग्जाम्पल BR. ओके, ऑप्शनल मनी बेटा नॉन लीगल टेंडर मनी होती है. नॉन लीगल टेंडर मनी इसलिए होती है क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने कोई पार नहीं दे रखी कि इसे एज अ मनी ट्रीट किया जाएगा. गवर्नमेंट जिन चीज़ों को पार दे देती है कि इसे एज अ मनी ट्रीट किया जाता है वो लीगल टेंडर मनी होता है. तो ऑप्शनल मनी नॉन लीगल टेंडर मनी है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, विच इज द एपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया. एग्रीकल्चरल क्रेडिट के लिए टॉप मोस्ट बैंक कौन सा है इंडिया में? ऐसा कौन सा बैंक है जिसको हाईएस्ट अथॉरिटी दी गई है एग्रीकल्चरल क्रेडिट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को मैनेज करने की? ठीक है, रूरल इंडिया में बेसिकली. सो ये है NABARD, राइट? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. NABARD इज बेसिकली नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट.
नेक्स्ट, Exim Bank, that is Export Import Bank, is authorized to raise loan from. Exim Bank को पार कहाँ से दी गई है कि वो लोन कहाँ से उठा सकता है? द ऑप्शंस आर ए आरबीआई, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सी इंटरनेशनल मार्केट, डी ट्रेडिंग एक्टिविटीज. तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्सिम बैंक कैन रेज द लोन फ्रॉम आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल मार्केट एज वेल, लेकिन जो मेन सोर्स है इसका लोन रेज करने का वो इंटरनेशनल मार्केट है. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज इंटरनेशनल मार्केट. नेक्स्ट, आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड इन. आरबीआई कब नेशनलाइज हुआ था? तो आरबीआई नेशनलाइज हुआ था 1949 जनवरी में. सो आरबीआई नेशनलाइज हुआ था 1949 जनवरी में. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23. इन अप्रैल 1999 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द बिल्स फॉर द पीरियड ऑफ डैश. ओके, अप्रैल 1999 में गवर्नमेंट ने टी बिल्स को इशू किया था, दैट इज ट्रेजरी बिल्स को, और उनकी ड्यूरेशन थी 364 डेज. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 24. विच आर अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स. इनमें से अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट कौन सा है? तो स्टूडेंट्स, कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, वेयर एज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड ट्रेजरी बिल्स ये सिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स होते हैं. सिक्योर्ड प्रोमिसरी notes. Okay, so option A is the correct option. Question number 25. FERA has been replaced by. FERA को replace किया गया है FEMA से, that is Foreign Exchange Management Act. Foreign Exchange Management Act. Okay, so B option is the correct option. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जा रहा है सीआरआर का मैनिपुलेशन क्यों किया जाता है बाय आरबीआई. आरबीआई जब सीआरआर का मैनिपुलेशन करता है तो आरबीआई क्या चीज़ को अफेक्ट कर पाता है? ओके, तो आरबीआई बेसिकली लेंडिंग एबिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स को अफेक्ट कर पाता है बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द सीआरआर. राइट, जब सीआरआर इंक्रीज हो जाता है तो लेंडिंग कैपेसिटी जो है कमर्शियल बैंक्स की वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, एंड वाइस वर्सा. राइट, so A, influence the lending ability of the commercial banks. Next, in call money, market funds are borrowed of rent without any security for the period of dash. Okay students, तो ये आपसे पूछ रहे हैं कॉल मनी में जो मार्केट फंड्स बोरो किए जाते हैं, रेंट बोरोड ऑफ रेंट विदाउट एनी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के बिना, ठीक है, वो कितने पीरियड तक के लिए होते हैं? तो वो होते हैं स्टूडेंट्स 1 डे से लेके 14 डेज तक. सो बोथ A and B. Okay, so C option is the correct option, that is both A and B. Next, आपसे पूछा जा रहा है डैश इज अ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक. क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट जो सेंट्रल बैंक यूज करता है वो कौन कौन सा है इनमें से? बैंक रेट पॉलिसी तो स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव होती है, राइट. मोरल सुएशन क्या होता है? क्वालिटेटिव होता है. ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्वांटिटेटिव होता है, राइट. तो क्वालिटेटिव क्या है? मोरल सुएशन. बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. सीआरआर भी क्या होता है? ये सीआरआर होगा, सीआरआर नॉट सीसीआर. तो ये भी क्या है? क्वांटिटेटिव है. ओके, वुका इज एन एक्रोनिम फर्स्ट यूज्ड इन. तो आपसे पूछा जा रहा है वुका कब फर्स्ट यूज हुआ था? जब ये फर्स्ट लॉन्च हुआ था ये 1984 की बात है. ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके स्टूडेंट्स, in pastoral analysis, government policy, political stability or instability, corruption, foreign trade policy, tax policy, labor law, trade restrictions etc. are related to. तो देखिए स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जा रहा है पॉलिटिकल एनालिसिस में गवर्नमेंट पॉलिसी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी, करप्शन होना, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी, लेबर लॉज, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस किससे रिलेटेड हैं? ठीक है, तो ये रिलेटेड है बेसिकली पॉलिटिकल फैक्टर से. ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जा रहा है स्वॉट एनालिसिस में W किसके लिए स्टैंड कर रहा है? राइट, तो देखिए स्वॉट एनालिसिस जो होता है इसमें S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड्स फॉर वीकनेस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. O स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी, T स्टैंड्स फॉर थ्रेट. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, NPCI has been pivotal to the emergence of the digital payment ecosystem in India. NPCI stands for,
क्या बोल रहे हैं, एनपीसीआई का एक इंपॉर्टेंट रोल है डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को क्रिएट करना इंडिया में। एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो इट स्टैंड्स फॉर नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ वुकाफू। वुकाफू का कॉम्पोनेंट इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा वुकाफू का एलिमेंट नहीं है? ओके, वी स्टैंड्स फॉर वोलेटिलिटी, यू स्टैंड्स फॉर अनसर्टेनिटी, सी स्टैंड्स फॉर complexity, right? A stands for ambiguity, FU stands for fear of, unfair and unprecedentedness. Okay, so students अब इसमें कंपोनेंट वुकाफू का कौन सा नहीं है? देखो क्लैरिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी इज देयर, एम्बिग्विटी इज देयर, वोलेटिलिटी इज देयर, बट क्लैरिटी इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ वुकाफू। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे आपसे पूछा जा रहा है पेस्टल एनालिसिस जो होता है, पेस्टल एनालिसिस में एस जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, वो किसे इंडिकेट कर रहा है? एस। ओके, सो पेस्टल एनालिसिस की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सो पी स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक, S stands for social or you can say socio-cultural, okay, and T stands for technological, E stands for environmental and L stands for legal. Okay, so जो S है that stands for socio-economic or you can say socio-cultural. Socio-economic भी social से related जो आ जाए तो socio-economic भी यही है. So B option is the correct option. Okay, next. द कॉम्पोनेंट्स ऑफ माइक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट आर, बिजनेस माइक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट के कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो वो फर्म्स भी हैं, कंज्यूमर्स भी हैं, मार्केट भी हैं, कॉम्पिटिटर्स भी हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। सो इन शॉर्ट ऑल, डी ऑल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग आपसे पूछा जा रहा है ऑन द जॉब ट्रेनिंग है या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, दोनों है या बिल्कुल कुछ नहीं है? तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयज़ को ट्रेंड करना यूजिंग द डमी इक्विपमेंट्स और यूजिंग द मॉडल्स, राइट? यानी कि साइमुलेशन मेथड एक तरह से यूज़ किया जाता है फॉर गिविंग ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़। तो ये बेसिकली ऑफ द जॉब ट्रेनिंग से बिलोंग करती है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question number 37, determination of the job to which an accepted candidate is to be assigned and his assignment to that job is dash. जॉब को असाइन करना, राइट? ये डिसाइड करना कि एक जो एक्सेप्टेड कैंडिडेट है उसे कौन सी जॉब दी जाएगी और असाइन कर देना उस जॉब को टू दैट कैंडिडेट। ये क्या है? ये बेसिकली प्लेसमेंट होता है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है इन विच अप्रोच टॉप मैनेजमेंट टेक्स द इनिशिएटिव इन फॉर्मुलेटिंग मेजर ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजीज पॉलिसीज एंड डेरिवेटिव प्लान्स। आपसे पूछा जा रहा है ऐसी कौन सी अप्रोच है जिसमें जो टॉप मैनेजमेंट है वो फॉर्मुलेट करता है मेजर ऑब्जेक्टिव्स को, स्ट्रैटेजीज को, पॉलिसीज को एंड डेरिवेटिव प्लान्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच होती है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब बात हो रही है फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑलवेज डैश। फॉर्मल कम्युनिकेशन का वे कौन सा होता है? रिटन फॉर्म में या ओरल फॉर्म में या बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ द अबव? फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? वो वाली कम्युनिकेशन जो यूजिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म की जाती है। ये बेसिकली हमेशा रिटन फॉर्म में होती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है एबीसी एनालिसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो देखिए जो एबीसी एनालिसिस है इट इज़ वन ऑफ द टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, राइट? ए, बी एंड सी कैटेगरीज में इन्वेंट्री को क्या कर दिया जाता है? कैटेगराइज कर दिया जाता है। ए जो इन्वेंट्री होती है दैट इज हाई प्रायोरिटी इन्वेंट्री फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बी मॉडरेट प्रायोरिटी एंड सी लोअर प्रायोरिटी, राइट? जो एबीसी एनालिसिस है ये एग्जाम्पल है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का। ओके, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें कंट्रोल बहुत अच्छे से कंपनी कर पाती है, सो इट इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। नेक्स्ट कॉन्करेंट कंट्रोल इज ऑल्सो नोन एज डैश। कॉन्करेंट कंट्रोल यानी कि जिस टाइम पे काम चल रहा है उसी टाइम पे उसे कंट्रोल कर लेना, उसी टाइम पे उसे देख लेना कि वो ठीक से कैरी आउट हो रहा है या नहीं। तो इट इज बेसिकली रियल टाइम कंट्रोल। सो रियल टाइम कंट्रोल इज द अनदर नेम फॉर कॉन्करेंट कंट्रोल। ओके स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल, आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी टेक्निक्स हैं कंट्रोल की। तो बजटरी कंट्रोल भी टेक्निक है कंट्रोल की, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी टेक्निक है कंट्रोल की, एंड मैनेजमेंट ऑडिट भी टेक्निक है कंट्रोल की। सो डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी ही टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल है, दैट इज बजटरी कंट्रोल, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट ऑडिट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ब्रेक इवन एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ बोथ डैश। सो ब्रेक इवन एनालिसिस यानी कि एक ऐसा पॉइंट देखना जहां पर कंपनी को ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, एंड उसके बेसिस पे डिसीजंस लेना कंपनी के लिए, वो किस चीज़ की टेक्निक है, ये ब्रेक इवन एनालिसिस किस चीज़ की टेक्निक है। तो ये बेटा, सो ब्रेक इवन एनालिसिस प्लानिंग की भी टेक्निक है और कंट्रोल की भी टेक्निक है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट वी हैव कि मैनेजर्स आर रिलेक्टेंट टू डेलीगेट अथॉरिटी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। मैनेजमेंट सबॉर्डिनेट्स को अथॉरिटी डेलीगेट क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता है सबॉर्डिनेट्स में। वेरी सिंपल, अफ्रेड होते हैं ऑफ लूजिंग हिज इंपॉर्टेंस, कि उनकी इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगी अगर वो अपना ही काम सबॉर्डिनेट से करवाएंगे, राइट। और व्हेन दे लाइक टू डोमिनेट द होल शो, और वो चाहते हैं कि उनका डोमिनेशन बना रहे। अगर डोमिनेशन बना रहे तो उनको उनका काम खुद ही परफॉर्म करना पड़ेगा, राइट। सो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द अबव, मैनेजर्स आर रिलेक्टेंट टू डेलीगेट अथॉरिटी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, जो टर्म है साइबरनेटिक्स, ये किसने क्वाइन की थी, मतलब किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो इट वाज इंट्रोड्यूस बाय नॉर्बर्ट वीनर। ओके, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जा रहा है ब्राउन के अकॉर्डिंग सेल्फ कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? तो देखिए, ब्राउन के अकॉर्डिंग सेल्फ कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट किसी दूसरे डिपार्टमेंट को अफेक्ट कर सकता है और उससे अफेक्ट हो भी सकता है, राइट। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, जो एजेंसी थियरी थी वो किसने डेवलप की थी? द ऑप्शंस आर ए एल्चिन एंड डेम्स्टन, जेंसन एंड मैकलिंग, Jensen and Fama. So all of the above, they have developed the agency theory, right students? Next, training conducted away from the actual work setting is called. जो भी ट्रेनिंग एक्चुअल वर्क सेटिंग मतलब एक्चुअल वर्क प्लेस से हटके हो रही है किसी और प्लेस पे, तो उसे क्या बोलते हैं? सिंपल, उसे हम बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आपसे पूछा जा रहा है किसने एम्फसाइज किया था द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ कोऑर्डिनेशन। सेल्फ कोऑर्डिनेशन का प्रिंसिपल पे किसने फोकस किया था? तो वो ब्राउन ने किया था। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अंडर एबीसी एनालिसिस कंट्रोल अटेंशन इज sought टू बी फोकस्ड ऑन डैश इन्वेंट्री आइटम्स विच आर स्मॉल इन नंबर बट लार्ज इन वैल्यू, राइट। तो आपसे पूछा जा रहा है एबीसी एनालिसिस में कंट्रोल अटेंशन किस पे फोकस की जाती है? ऐसी कौन सी इन्वेंट्री आइटम्स होती हैं जिनका नंबर तो स्मॉल है लेकिन उनकी वैल्यू ज़्यादा है? तो ये बेसिकली ए कैटेगरी की यहाँ पे बात हो रही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ए कैटेगरी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या आप अपना कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो हमारी जो टीम होगी वो आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी। तो यहाँ पर इसे मैं एंड करना चाहूँगी इस सेशन को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।